बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूँ। वंदे मातरम जब महान कवि बंकिमदास चटर्जी ने लिखा, जिटर चटर्जी जी ने लिखा था, बंकिमदास चटर्जी ने लिखा, जिटर चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, आज राष्ट्र की बात आप करते हैं, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जन गण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जन गण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा आपने अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में था। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और वंदे मातरम पर चर्चा। वंदे मातरम वो मुद्दा, वो टॉपिक जो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से लगातार चर्चा में रहा। वंदे मातरम के आश्रय लगातार इस देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों को निशाना बनाया गया। आज भी गली मोहल्ले, टपरी, होटल और ढाबों पर आपको कुछ नफरती चिंटू वंदे मातरम कहलाते हुए या भारत माता की जय कहलाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये बात भी दीगर है, भले ही उनको वंदे मातरम का पूरा मतलब ना पता हो। और यह बात भी दीगर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में भाई साहब जो अपनी भद्द पिटवाई है वो पूरे देश ने देखा। मतलब आप ये समझिए कि अभी तक टीपी में हड़बड़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संसद के भीतर सच से सामना हुआ तो बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कहते हुए नजर आए। यानी आत्ममुग्धता में सराबोर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा यानी कि अपने समकक्ष, अपने बराबरी का बताने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन वहीं पर मौजूद सांसदों ने ऐसी इज्जत उतारी कि पूरा देश देख करके हैरान रह गया। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप देखिए और उसके बाद इस वंदे मातरम नाम की डिबेट पर किस तरीके से प्रियंका गांधी और उसके बाद गौरव गोगोई और उसके बाद सोशल मीडिया पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनके सांसदों को एक्सपोज किया लोगों ने, वो भी दिखाऊंगा। पहले ये बयान सुनिए, जो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। सुनिए जरा। बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, सुन लिया आपने। सबसे पहले मैदान में कूदी प्रियंका भारती, बोली आत्ममुग्धता की शिकार महामानव खुद को बंकिम चंद्र चटर्जी का भाई बताने लगे। बार बार बंकिम दा कहकर छोटा करने की कोशिश कर रहे थे। बंगाली में दादा मतलब बड़ा भाई होता है। जब उन्हें टोका गया आपको उन्हें बंकिम बाबू कहना चाहिए, बंकिम दा नहीं, तब चिड़चिड़े होकर के कहने लगे कि आप तो दादा कह सकता हूं, उसमें भी आपत्ति है। हर विषय का ज्ञाता बनने के चक्कर में हर बार अपनी भद्द पिटवाते हैं। और यह बात एकदम सच है, यह बात एकदम तथ्य है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आज संसद में चरितार्थ हुई। जब पकड़ लिए गए अच्छा, अधजल गगरी छलकत जाए, अता पता कुछ है नहीं, कहीं से भी खून का रिश्ता निकाल लेने वाले नरेंद्र मोदी जी बंकिम चंद्र चटर्जी को जैसे ही दा बोले वैसे ही फंस गए बेचारे। और जब फंसे तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली पोजीशन में आ गए। तो दूसरे को लपेट लिया, करे आपको तो दा कह सकता हूं, लेकिन डैमेज कंट्रोल तो हो गया। और संसद में बोला गया इनका शब्द विन्यास अब सोशल मीडिया पर तैर रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। बताया, मोदी जी आप ना बंगाल समझते हैं ना बंगाल की इज्जत करते हैं। बंकिम दा नहीं बंकिम बाबू बोलिए। दा का संबोधन बड़े भाई के लिए अनौपचारिक रूप से किया जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी आज 187 वर्ष के होते। आजादी के समय तो आप लोग मुखबिरी करते थे, आज तो महानायकों का सम्मान कर लीजिए। और इसी चक्कर में ये फंस गए, मुखबिरी से लेकर के राष्ट्रगान और तिरंगा नहीं अपनाने के चक्कर में फंसे। एक और इनके सांसद की करतूत बताता हूं। वंदे मातरम पर ज्ञान देने वाली ये पार्टी इस देश का कितना सम्मान करती है और इस देश के वीर सपूतों और देश के महापुरुषों को कितना जानती है, इनके सांसद से जान लीजिए। नरेंद्र मोदी ने पहले गलती की, अब उनके सांसद को सुनिए। सांसद पहले चट्टोपाध्याय और पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी बोल नहीं पाए एक शब्द में। सुनिए जरा। वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने और ये लोग चाहते हैं कि वंदे मातरम से पर अलग से डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्या वंदे मातरम से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है संसद में चर्चा करने के लिए? लाखों लाख लोग एयरपोर्ट पर लाइन में लगे हैं, बिजनेस बर्बाद हो गया, नौकरी चली गई, मरीजों को ऑपरेशन नहीं हो पाया, और संसद में बहस हो रही है वंदे मातरम पर। यह इस देश का सबसे बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कारनामा है, ऐसा कांड है जिसको आप ये कह लीजिए कि आम नागरिक की, आम जनता के खर्चे पर टाइम पास कराने के जरिए तैयार हो रहा है। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, आरएसएस और इन सब की पोल खोली गौरव गोगोई ने। कांग्रेस के सांसद हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कहा गौरव गोगोई ने। आज राष्ट्र की बात आप करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा आपने अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में था। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? लेकिन इनको सत्ता का, इनकी जो परिभाषा है सत्ता की, वो अलग है। साफ साफ कहा, शाखाओं में तिरंगा क्यों नहीं लगाया आपके पूर्वजों ने? आप क्या राष्ट्र की बात करते हैं? आपने नागपुर में तिरंगा फहराया नहीं आजादी के 50 बरस तक, और आप वंदे मातरम और तिरंगा और राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी भी गजब डैमेज कंट्रोल कर रही है। बीजेपी के नेशनल ट्विटर हैंडल ने देखिए क्या लिखा कि हमारे जाबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ जाते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम कहते थे। नरेंद्र मोदी की स्पीच को कोट कर रही है भाजपा। खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, हमारे अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने वंदे मातरम कहते हुए फांसी को चूम लिया। यह नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा। राहुल गांधी 2.0, इन्होंने ऐसा लगने से ताक के बैठे थे, तुम कुछ लिखो और मैं तुमको गजब का जवाब दूं। लिखा क्या? तो इसमें तुम्हारा क्या है? तुम न 3 में न 13 में जर्मनी का कच्छा और इटली की टोपी पहनकर ब्रिटेन की चाटुकारिता करते थे। अब 100 साल बाद बलिदान याद आ रहे हैं। उस टाइम तो कुछ सिक्कों के दान के लिए सब उगल देते थे। और ये कौन नहीं जानता है कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, बाकायदा चिट्ठी लिखी थी कि 50 रुपए में गुजारा नहीं हो रहा है, पेंशन बढ़ाई जाए। तो उस वक्त के अधिकारी ने कहा था कि भाई साहब, आपको जितनी पेंशन मिलती है उतनी तो मेरी तनख्वाह है। इस तरीके का काम करते थे और यह ऐतिहासिक तथ्य है।
आरएसएस के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी का वैचारिकी पेरेंटल संगठन है। खैर, संसद से आगे बढ़ते हुए आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं। तस्वीर मुंबई के मालाबार की, ये जरा वीडियो देखिए। नफरत का आलम ये है, ये ऐसे ही नफरती चिंटू हैं जो मुसलमानों को खोज खोज करके, चिन्हित कर कर करके उनको वंदे मातरम कहलाते, या यूं कहें कि उनको किसी तरीके से उनके खिलाफ कुछ न कुछ कुचक रचते हुए नजर आते हैं। जरा ये वीडियो पूरा देखिए आप पहले। ये पूरा इधर इलीगल, पूरा इतना एरिया कैप्चर किया है इलीगली। इधर बेचने का क्या संबंध? ये सिचुएशन है मलबार हिल के वाल्केश्वर केम्स कॉर्नर एरिया में, प्राइमेस्ट ऑफ द लोकेशन वीआईपी एरिया। इन्होंने पूरा स्ट्रेच ये कैप्चर कर। आधार कार्ड बता, आधार कार्ड बता, आधार कार्ड बता। 11/1983 इसका नाम है MID सबीर। शक्ल दिखाओ जरा प्लीज। 11/2003 बिहार का ये आधार कार्ड। 11/2004 और एड्रेस किधर का है आपका? एड्रेस किधर का है? देखा हुआ सर, बिहार। एक मिनट, बिहार का है। अगेन बिहार। 11/1963 दिखाओ। गाइज अंडरस्टैंड, आपके पॉशेस्ट ऑफ द एरियाज में ये लोग पूरा एरिया कैप्चर करके बैठे हैं। इट इज वेरी डेंजरस फॉर द फ्यूचर एंड द सेफ्टी ऑफ योर। हमने पुलिस को इनको हैंडओवर किया है और पुलिस आगे ATS को भेज के इनके वेरीफाई करेंगे कि ये कहां से आए और इन पे कार्रवाई करेंगे। आपने इस आदमी को सुन लिया। अब इस पर अशरफ हुसैन क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। लिखा, रेडी लगाने वाले केवल मुस्लिम तो नहीं होते हैं, लेकिन परेशान केवल मुसलमानों को किया जाता है। उनसे आधार मांगे जाते हैं, उनसे नाम पूछा जाता है, उनसे पहचान के आधार पर उन्हें परेशान किया जाता है। प्रशासन है, लेकिन लोग खुद को प्रशासन समझते हैं। यह बात इसी घटना को लेकर के स्क्रीनशॉट लगाते हुए और द मुस्लिम नाम का जो ट्विटर हैंडल है उसके उस वीडियो को, उसके उस पोस्ट को कोट करते हुए अशरफ हुसैन ने लिखी है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। आपको पता है कि इंडिगो को लेकर के क्या मारामारी एक हफ्ते से मची हुई है। हजार फ्लाइट कैंसिल, लाखों लोग जो है एयरपोर्ट पर कई दिन बिता रहे हैं। हजार रुपए के टिकट 10 गुना रेट बढ़ गया। लेकिन इसमें भी लोगों ने जिहाद निकाल लिया। ऐसे जाहिल इस देश में पैदा हो गए हैं, आप सोचिए कि क्या ही कहा जाए। कह रहे हैं कि अब ये इंडिगो का जो इंडिगो जिहाद है, एक तरीके से बता रहे हैं कि ये एयरप्लेन जिहाद है। ये मोहतरमा क्या कह रही हैं, इनका नाम है नाजिया इलाही खान, सनातनी आगे लिखा हुआ है। इनके नाम से कम इतना समझ में आ रहा है ये कि नाम इनका इस्लामिक है, लेकिन जिस तरीके से ये बात कर रही हैं वो कम से कम ये समझ में आता है कि इनकी क्या परवरिश रही है, किस तरीके से इन्होंने अभी तक काम किया होगा। सुनिए जरा इनको। 2025 में 3 बार मैंने इंडिगो एयरलाइंस के लिए अपनी बातों को रखा था। मैंने कहा था कि इंडिगो एयरलाइंस कहीं ना कहीं हवाई जहाज का जिहाद कर रहा है, लेकिन शायद कुछ लोगों ने मेरी बात को सीरियस लिया था और कुछ लोगों ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया था। आज ये जो हो रहा है, जो इंडिगो के द्वारा किया जा रहा है, इसमें फंसने वाले लोग सिर्फ हिंदू नहीं है, इसमें मुसलमानों ने भी चीखा है, उन्होंने भी चिल्लाया है। सिर्फ हिंदुओं के लोगों को, उनके परिवारों को परेशानी नहीं हुई है, मुसलमानों के परिवार को भी परेशानी हुई है। और अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, एक मौलाना साहब बहुत चीख रहे थे, पर जब मैंने कहा था कि इंडिगो हवाई जहाज का जिहाद कर रहा है, तो मुल्लों ने और कटमुल्लों ने बड़ा मजाक उड़ाया था। आज क्यों चीख रहे हो भैया तुम लोग? कहो कि इंडिगो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और खबर आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में कप सिरप कांड में सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि धनंजय सिंह को योगी आदित्यनाथ की सरकार बचा रही है।
वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी ने एक ट्वीट किया और उस पर जो कुछ भी पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कोट किया वो हैरान कर देने वाला। मैं आपको बताता हूं, पहले ये जरा ट्वीट देखिए। आवेश तिवारी का FIR की कॉपी उन्होंने पोस्ट करते हुए जो लिखा है, कहा यह अद्भुत है, विश्वसनीय है। यूपी के माफिया की सूची में जौनपुर के डॉन धनंजय सिंह का नाम गायब है। ये वो नाम है जिनकी चर्चा आजकल यूपी में सर्वाधिक है। कप सिरप घोटाले में जिस सरगना आलोक सिंह की गिरफ्तारी हुई वो भी पूर्व सांसद का करीबी रहा है। यहां तक कि 31 जुलाई 2019 को लखनऊ में दर्ज FIR में भी धनंजय और आलोक दोनों का नाम है। और तलब है कि यूपी STF कप सिरप मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक धनंजय सिंह से पूछताछ नहीं की गई। कौन बचा रहा है धनंजय सिंह को? कौन मसीहा बना बैठा है डॉन का? सबसे बड़ा सवाल ये कि पहले जोनवार माफियाओं की सूची देखिए, फिर धनंजय सिंह का आपराधिक इतिहास। इसी ट्वीट को कोट करते हुए पवन खेड़ा जो लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए, बुलडोजर तो छोड़िए, धनंजय सिंह का नाम तक माफियाओं की सूची में रखने की हिम्मत नहीं है, योगी आदित्यनाथ में नहीं है। कारण क्या? योगी आदित्यनाथ को सीधा टैग करके पूछा है। इस बीच दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में द ग्रेट खली की जमीन पर तहसीलदार उनकी जमीन ही बेच खाया। भ्रष्टाचार का आलम यह है। द ग्रेट खली क्या कह रहे हैं ये आप सुनिए जरा, छोटा सा हिस्सा। हमने कुछ जमीन ली थी, मेरे फादर ने जमीन पाउंटा साहब में 2013 में। तो उसका क्या है कि जैसे बोलते ना, एकदम ऊपर से तूफान आ गया कि एकदम जो तहसीलदार ने पुलिस को भेज के और फटाफट रजिस्ट्री करा के निशानदेही करा के बोल रहा है कि ये तो हमारा है। मतलब एक दूसरे पार्टी को बेच दिया डीलर के साथ, और खुद मतलब एक पिक्चर में लेता है, पिक्चर में नहीं आता। और मेरे को नाम लेना का भी कोई ये झिझक नहीं है। उसका नाम है ऋषभ ठाकुर, जो तहसीलदार पाउंटा है, और लीगली मतलब ना अनलीगल कर रहा है और बहुत गलत तरीके से करता है। खुद पीछे रहता है, अगले बंदे को, एक बंदे अगर हम जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे तो उनको कोई पेपर नहीं देगा, लटका के रखेगा, कोई नहीं आज तो वहां है, आज वहां है। उनको पेपर फटाफट देते कि भी तुम फटाफट ये इंतकाल कराओ, इसकी रजिस्ट्री कराओ, और इसपे आप जाओ वहां पर पुलिस को लेके, बंदे को लेके, और वहां पर कब्जा करो। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।